नमस्कार, जय हिंद विद्वान साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन मंच में। साथियों, मैं भूपेंद्र पाठक आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ हाजिर हूँ। तो साथियों, एक बार आज के सेक्शन को शेयर कर दें। सभी विद्वान साथी आज के सेक्शन को सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, और अगर सेक्शन अच्छा लगे आपको तो लाइक करते रहें विद्वान साथी। चलिए, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वॉइस एकदम क्लियर है तो एक बार बताएं। वॉइस एकदम क्लियर है तो एक बार बताएं कि सर वॉइस बहुत अच्छा है। चलिए, तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, हमारा जो टॉपिक है आज, हमारा वर्क पावर एनर्जी से संबंधित टॉपिक है, जो हम बहुत बेसिक तरीके से जानकारी लेते चल रहे हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है, वर्क पावर और एनर्जी रहने वाला है। चलिए सर, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्वान साथियों वर्क के ऊपर कि वर्क क्या है। वर्क क्या है, वर्क किसे कहते हैं। अच्छे एग्जामिनर क्वेश्चन लेकर के जाते हैं, बहुत ही शानदार यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। चलिए, अब पढ़ाई पर बात करते हैं। चलिए सर, तो हम बात कर रहे हैं वर्क के ऊपर, और वर्क के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो वर्क है क्या, वर्क कहते किसे। देखिए, ये कोई मास है, ये कोई मास है, ये कोई भी एक मास है जो आपके सामने रखा हो। ये कोई भी एक मास है, और इस मास का साथियों वेट जो मैं मान रहा हूं वो 10 kg मान रहा हूं। इस मास का जो वेट है वो मैं कितना मान रहा हूं, 10 kg मान रहा हूं। साथियों, ये एक मास है, और इस मास का जो द्रव्यमान है वो कितना है बेटा, तो 10 kg। ये 10 kg वैल्यू है इसकी। चलिए, ये कितने केजी का विद्वान साथियों, ये 10 kg का है। और ये 10 kg का जो मास है, इसको आपको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर लेकर के जाना है। अब इसको जब यहां से उठा करके यहां पर शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए ये 10 kg मास को आपने उठाया, और उठाने के बाद आपने यहां तक शिफ्ट किया, ये भी 10 kg है, ये भी कितना है, 10 kg। बस आपने यहां से लेकर के यहां तक इसको या तो पुश किया या क्या किया, पुल किया। आपने कोई 10 kg मास लिया, उसको एक स्थान से उठाया और उसको या तो पुश किया या क्या किया, पुल किया। पुल मतलब आपने उसे एक स्थान से रखा, दूसरे स्थान पर रख दिया। पुश मतलब उसको धक्का दे दिया। आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से उठाया और उसको दूसरे स्थान पर रख दिया, दैट पुश कंडीशन। और पुल आपने उसको क्या कर रहे हो, धक्का दे। तो आपने यहां पर दो काम कर दिया, या तो आपने इसको क्या किया, पुश किया, या विद्यार्थियों आपने क्या किया, पुल किया। या तो पुश किया या क्या किया, पुल किया। और पुश या पुल किया विद्यार्थियों, तो इसमें आपको एक चीज यूज होगी, वो होगी बेटा फोर्स। एक चीज यूज होगी, और वो क्या होगी, फोर्स। इस मास को 10 kg के मास को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आपको विद्वान साथियों फोर्स का यूज करना पड़ेगा। जब हम फोर्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो फोर्स का यूज कर रहे हैं तो बेटा कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट।
यहां पर क्या होगा विद्वान साथियों, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो आप फोर्स यूज कर रहे हो वो कौन से एंगल का यूज कर रहे हो, जो फोर्स यूज कर रहे हो वो कौन से एंगल का उपयोग में ले रहे हो, यही वर्क कहलाएगा, यही वर्क कहलाएगा। अगर वर्क के बारे में आपको जानना है तो वर्क W से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वर्क बराबर होता है F डॉट S cos थीटा, यही आपका वर्क है। वर्क क्या है, तो बेटा आपने फोर्स लगाया, फोर्स के साथ में डिस्प्लेसमेंट हुआ और किस एंगल पर आपने फोर्स लगाया, यही आपका वर्क है, यही आपका क्या है, वर्क है। ललित धवन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ललित। चलिए, तो वर्क क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को आपने पुश किया, कहां तक उसको आपने पुश किया, यही आपका क्या होगा, वर्क होगा। अब मान लीजिए साथियों, मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं, लगाऊंगा नहीं गड़बड़ हो जाएगी, मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं, जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये क्या डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, क्या क्या ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यस या नो, नो, तो यह डिस्प्लेसमेंट नहीं कर, और यह डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, तो साथियों यह वर्क नहीं होगा, यहां पर वर्क जीरो होगा। अगर यह डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा तो वर्क क्या होगा, जीरो। चलिए, अब मैं आपसे आगे बात करता हूं, वर्क इज ए स्केलर। आप याद रखिएगा वर्क क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह कौन सी क्वांटिटी है विद्वान साथियों, तो यह एक अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि। डॉट प्रोडक्ट है बेटा किसका, W बराबर F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट है, तो बेटा यही वर्क है। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट कैसा रहता है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट होता है। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए बेटा कौन सा हो गया, स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी कौन है, तो वर्क है। अच्छा, मैं आपसे अगर वर्क का यूनिट पूछूं, वर्क का यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क कौन कौन बताएगा, यूनिट ऑफ वर्क बताइए कमेंट बॉक्स में कि वर्क का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क किसे कहते हैं। तो बेटा आप बोलेंगे W बराबर F S cos थीटा। सर यही होता है ना, सर यही होता है, W बराबर F S cos थीटा, और W बराबर F S cos थीटा होता है, तो cos थीटा का कोई एंगल नहीं होता, इसलिए बेटा यूनिट नहीं होता, तो W बराबर क्या लिखोगे, F डॉट S। और साथियों आपको मैंने बता रखा है F मतलब फोर्स, और फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स का जो यूनिट है साथियों वो क्या होगा, तो फोर्स का जो यूनिट है वो होगा न्यूटन, क्या होगा, न्यूटन। और बेटा S डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा साथियों वो होगा मीटर। तो आप एक यूनिट बोल सकते हो इसकी, न्यूटन डॉट मीटर, न्यूटन डॉट मीटर। एंगल का मैंने आपको फिर बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटी का उपयोग किया जाता है यूनिट और डायमेंशन बनाने के लिए। दूसरी बात मैंने आपको बोली थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो एंगल को मेजर करती है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो
तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का कोई भी यूनिट नहीं है। कोस थीटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं है, बट एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए बेटा इसका कोई यूनिट नहीं निकलेगा, ना यूनिट होगा ना ही डायमेंशन होगा। चलिए सर, अब अगर मैं दूसरी बात करना चाहूं इसका, तो बेटा न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। या किसको लिख सकते हैं विद्यार्थियों, तो न्यूटन को। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर बटे में सेकंड, और साथियों मीटर सॉरी सेकंड स्क्वायर, और मीटर यहां पर है तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो बेटा यह किसका यूनिट हो गया, तो यह एमकेएस यूनिट हो गया, किसका, वर्क का। अच्छा साथियों, इसे ही जूल कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, जूल के नाम से जाना जाता है। इसे ही किस नाम से जाना जाता है, जूल के नाम से जाना जाता है। 1 किलोग्राम 1 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर को ही 1 जूल की वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो 1 जूल क्या है, 1 किलोग्राम 1 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, इसे हम क्या कहते हैं, जूल के नाम से जानते हैं साथियों। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे मैं विद्वान साथियों न्यूटन को लिख देता हूं डाइन, न्यूटन को क्या लिख देता हूं, डाइन। देखो रटना नहीं है, चीजों को बनाना सीखो, रटोगे कोई मामला गोल हो जाएगा। कितना रटोगे बेटा, तो रटना नहीं है, आपको बनाना आना है। विद्यार्थी साथियों न्यूटन को हम लिखते हैं डाइन, न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, डाइन, और बेटा मीटर को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे डाइन सेंटीमीटर भी यूनिट है किसका, तो डाइन सेंटीमीटर भी यूनिट है वर्क का। चलिए सर, डाइन सेंटीमीटर के बाद अब मैं बात करना चाहूंगा, तो आप बोलोगे सर किलोग्राम को आप ग्राम में लिख दो, किलोग्राम को किसमें लिख दो, ग्राम में। सर मीटर को सेंटीमीटर में लिख दो, मीटर को किसमें लिख दो, सेंटीमीटर में। और सेकंड को बेटा क्या कर दो, सेकंड स्क्वायर। अब बेटा यह कौन सा यूनिट है सर, तो यह बोलोगे सीजीएस यूनिट। और बेटा इसी को ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर को एक नाम से जानते हैं, और वो नाम है कौन सा है विद्वान साथियों, तो अर्ग है। कौन सा है, अर्ग है। अब मेरे साथियों ऐसे पढ़ोगे तो बताओ आपका कोई क्वेश्चन रहने वाला है क्या, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं रहने वाला। चलिए तो आपको यह बात समझ आ गई होगी कि किलोग्राम एमकेएस यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ये वर्क है। अब देखिए वर्क से एग्जामिनर 3 प्रकार से क्वेश्चन और बनाता है। 3 प्रकार से कैसे क्वेश्चन बनाता है, ध्यान से समझो। वर्क से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनाता है साथियों, कि वर्क है ना, वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा W बराबर FS cos थीटा। और यहीं से बेटा 3 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, W बराबर F डॉट cos थीटा, और यहीं से एग्जामिनर 3 क्वेश्चन सुलझा देता है। कैसे सुलझाता है, ध्यान से सुनो। वर्क बेटा 2 कंडीशन पे होता है, 1 2, और तीसरी कंडीशन नहीं जनरेट की जा सकती है एंगल को लेकर के, ये तीसरी। बेटा आपसे पूछे वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव। दूसरा मैं बोल रहा हूं वर्क नेगेटिव, और तीसरा पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताइए वर्क 0 कब, वर्क 0 कब। आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। मैंने आपको क्या क्या बातें बोली, पहली बात बोली वर्क इज पॉजिटिव, सेकेंड वर्क इज नेगेटिव,
एंड थर्ड वर्क इज 0। वर्क पॉजिटिव कब रहेगा, वर्क नेगेटिव कब रहेगा और वर्क 0 कब रहेगा। जब विद्वान साथियों वर्क पॉजिटिव की बात आती है तो आप बोलोगे W बराबर Fs, W बराबर F.S और बेटा cos थीटा। और बेटा जहां पर ये cos थीटा का वैल्यू, जहां पर ये cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, जहां पर cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव। जहां पर एंगल का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा वहां पर वर्क हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, लेकिन अगर यह कॉस का वैल्यू, यह थीटा का वैल्यू बेटा अगर आपको 0 डिग्री रख दे, क्या रख दे, 0 डिग्री। जब एंगल का वैल्यू 0 डिग्री आप रखोगे तो ध्यान रखिएगा आपका वर्क मैक्सिमम होगा। वर्क क्या होगा, वर्क मैक्सिमम होगा। साथियों वर्क क्या होगा, तो आप बोलोगे मैक्सिमम। वर्क क्या होगा, मैक्सिमम। साथियों अगर आपसे बात करूं W बराबर F.cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू जब भाई साहब 0 डिग्री हो ना तो वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि बेटा इस कंडीशन में cos 0 का वैल्यू 1 होगा। cos 0 का वैल्यू क्या होगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा और cos का वैल्यू 1, तो W बराबर क्या होगा, F.S होगा। समझ आ गई बात, यस या नो। तो W बराबर क्या होगा, F.S। तो cos का वैल्यू 1 और cos का वैल्यू 1, तो वर्क क्या होगा, W बराबर Fs होगा। समझ आई, यस या नो। अब बेटा वर्क नेगेटिव कब होगा, जब एंगल, एंगल मतलब cos, और cos कौन सा, 180 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करे। जहां पर एंगल का वैल्यू नेगेटिव आएगा वर्क भी क्या होगा, नेगेटिव। तो एंगल का वैल्यू नेगेटिव है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव, सबसे पहली बात। अब cos 180 डिग्री का वैल्यू बेटा क्या होता है, तो बेटा cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। साथियों मैं वर्क नेगेटिव के केस में अगले पेज पर जाऊंगा और यहां पर एक बात आपको समझाऊंगा कि cos 180 डिग्री कब बनेगा। cos 180 डिग्री कब बनेगा, तो देखिए साथियों ये एक कोई फुटबॉल है, ये कोई क्या है, फुटबॉल। और इस फुटबॉल को किसी महान खिलाड़ी ने एक जोर से किक मारी। यह एक फुटबॉल है और एक महान खिलाड़ी ने इस फुटबॉल को जोर से किक मारी, इसको जोर से घुमाया। जैसे इस फुटबॉल को जोर से घुमाया, यह फुटबॉल आगे की तरफ मुंह करेगी। यह फुटबॉल किधर मुंह करेगी, आगे की तरफ। देखते ही सभी को फुटबॉल है ना। चलिए तो यह फुटबॉल किधर की तरफ मुंह करेगी, इधर की तरफ। जब यह फुटबॉल इधर की तरफ मुंह कर रही है तो फोर्स नो डाउट इधर की तरफ ही लग रहा है। फोर्स भी किधर लग रहा है, जिधर फुटबॉल मुंह कर रही है उधर ही क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ये देखिए फोर्स लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, फोर्स। फोर्स किधर लग रहा है, इधर। लेकिन इस फुटबॉल को रोकने के लिए फुटबॉल के अपोजिट डायरेक्शन, फुटबॉल के अपोजिट डायरेक्शन, फुटबॉल के अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई होगा। अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई।
और अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बेटा इस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। अगर विद्वान साथियों, अगर आपको सेक्शन समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो बेटा आप लाइक जरूर करते जाए, सेक्शन को लाइक अवश्य करें अगर आपको सेक्शन समझ आ रहा है तो। चलिए, अब विद्वान साथियों ये फोर्स इधर लग रहा है और फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में बेटा एक फोर्स महसूस होगा और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो एक लीनियर एंगल होगा जिसे हम कहते हैं 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, जो भी घर्षण बल के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, वो वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन कंप्लीट बाय फ्रिक्शन फोर्स। उस एंगल का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? वर्क डन कंप्लीट बाय फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है तो बेटा क्या वर्क आपका क्या होगा? नेगेटिव। फ्रिक्शन फोर्स कोई वर्क कर रहा है तो वह वर्क डन आपका नेगेटिव रहने वाला है। बात समझ आई या नहीं? चलिए, अब वर्क जीरो कब? वर्क जीरो के बेटा दो केस बनते हैं। वर्क जीरो के दो केस आपको याद रखने। पहला वर्क केस जीरो का पहला केस जो है वो विद्वान साथियों क्या रहने वाला है? तो वो रहने वाला है एंगल 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री हो तो आपको पता है W बराबर fs cos थीटा और cos 90 का वैल्यू, cos 90 डिग्री का वैल्यू वो विद्वान साथियों क्या होता है? जीरो होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो आपको ये पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 डिग्री होता है। और 0 डिग्री जो है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर यह वर्क डन जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा क्या है बेटा? जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट, डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट, या आप कह सकते हो बेटा जीरो। जहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। डिस्प्लेसमेंट कब नहीं होगी? एक कॉलेज के बाहर रामलाल बैठा हुआ है, राम प्यारी चक्कर काटने जा रही है। उल्टा बोल दिया गया। राम प्यारी बैठी हुई है, रामलाल चक्कर काट रहा है। जब रामलाल किसी कॉलेज के बाहर चक्कर काट रहा है तो अपना मोशन कौन सा कर रहा है? सर्कुलर मोशन। आर पार गोल चक्कर काट रहा है राम प्यारी, तो मोशन कौन सा हो गया? सर्कुलर मोशन। और दैट ऑफ केस यह आपको बताएगा कि वर्क डन जीरो है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट जहां से प्रारंभ हो रही है वहीं पर आ रहा है। मतलब आप कह सकते हो सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ बेटा? सर्कुलर। अगर आपको सर्कुलर पाथ के बारे में पता चल रहा है कि सर्कुलर पाथ है तो वर्क डन आपका क्या रहेगा? जीरो रहने वाला। बात समझ आई या नहीं? सर्कुलर पाथ में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। बताओ वर्क डन कितना करेगा? आप बोलोगे जीरो। आप आंसर क्या आएगा? जीरो। एक सैटेलाइट अर्थ के सापेक्ष मोशन कर रहा है, अर्थ के रिलेटिव मोशन कर रहा है, वर्क डन क्या रहेगा? जीरो रहेगा।
तीसरा अगर मैं बात करना चाहूं, सूर्य के चारों तरफ राउंड ऑफ राउंड उसकी गर्लफ्रेंड अर्थ घूम रही है, तो बेटा इसका मतलब वर्क डन क्या रहेगा, 0 रहने वाला है। तो साथियों मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सर्कुलर पाथ की अगर बात करें तो सर्कुलर पाथ में वर्क डन क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। सेकंड पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, सेकंड पॉइंट आपको क्या दे रहा हूं, सेकंड पॉइंट आपको ये दे रहा हूं साथियों कि वर्क डन दूसरा 0 कब होगा, तो वर्क डन 0 जब होगा जब आप किसी चीज को ना तो पुश कर रहे हो ना पुल कर रहे हो, फिक्स है वो, रेस्ट पोजीशन में। ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसमें है बेटा, रेस्ट पोजीशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आपने सिर पर रख करके खड़ा कर रखा है, बस केवल आपने उसको ये नहीं बोला कि भाई ये यहां गया यहां से आया, नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि भाई एक कुली है और एक कुली अपने सिर पर सामान रख कर ले जा रहा है, बताओ वर्क डन। क्योंकि कुली सामान सर पर रख कर लेकर जा रहा है, एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और cos 90 का वैल्यू बेटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो वर्क डन आपके क्या रहेगा, 0। आपसे पूछे एक 10 किलो का सामान है, कोई व्यक्ति अपने सिर पर रख करके खड़ा है, क्यों, बताइए वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा। तो इस केस में भी वर्क डन बेटा 0 डिग्री ही आपको देना है, आपका वर्क डन कितना रहेगा, 0 डिग्री। क्लियर बात समझ आई, यस या नो। चलिए साथियों नेक्स्ट हम बात करें वर्क डन से बात, एक वर्ड आता है बेटा एनर्जी। एनर्जी, और आपको पता है हमारी बॉडी जो कार्य कर रही है वो किस पर कार्य कर रही है, एनर्जी पर कार्य। विदाउट एनर्जी नो वर्क। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है आप कार्य नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बहनजियां सुबह उठते ही बोलते कि आज मंगलवार है, आज सोमवार है, आज हमारा फास्ट। बहनजियां बोल देंगी कि आज मंगलवार है, आज सोमवार है, आज हमारा फास्ट है, और भाई साहब 12 बजे तक बहुत एनर्जी के साथ काम करती है। क्यों, क्योंकि उनको जो एनर्जी डिलीवर करने का कार्य कर रहा है वो कर रहा है ग्लाइकोजन, जो एनिमल रिजर्व फ्यूल है। ग्लाइकोजन एनिमल रिजर्व फ्यूल है, वो आपकी एनर्जी को स्टोर कर रहा है। लेकिन 12 बजे बाद नीचे बैटरी डाउन, तो 12 बजे बाद जैसे ही बैटरी डाउन होगी वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया। ग्लाइकोजन केवल हाफ डे एनर्जी दे सकता है, फैट थोड़ी है कि आप 12 सप्ताह तक एनर्जी ले लो, ग्लाइकोजन है भाई। तो ग्लाइकोजन हाफ डे एनर्जी डिलीवर कर सकता है, और ग्लाइकोजन जब हाफ डे एनर्जी डिलीवर कर सकता है तो साथियों मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और मैं जो स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वर्क इज ए वर्क कैपेसिटी इज कॉल्ड एनर्जी, विदाउट एनर्जी नो वर्क, विदाउट एनर्जी नो वर्क। राम राम गुरु जी, रोहित बहुत बढ़िया, राम राम बेटे। तो विदाउट एनर्जी नो वर्क, तो आप बोल सकते हो वर्क कैपेसिटी इज कॉल्ड एनर्जी। आप क्या बोलोगे अपने स्टेटमेंट को कि वर्क कैपेसिटी इज कॉल्ड एनर्जी। आपके पास कार्य करने की क्षमता है, तो कार्य करने की क्षमता है
तो आपको क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। कार्य करने की क्षमता ही एनर्जी कहलाती है। अब देखिएगा एक बार, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो विदाउट एनर्जी नो वर्क, आपके पास एनर्जी नहीं है, आप कोई कार्य नहीं करेंगे। देखो, यूनिट एंड डायमेंशन आर इक्वल टू वर्क। यूनिट एंड डायमेंशन आर इक्वल टू वर्क, आर इक्वल टू वर्क। यूनिट और डायमेंशन जो है वो साथियों ओके है सर, ओके। आप चिंता मत करो, बस आप पढ़ाई पे विशेष फोकस करो, वॉइस वगैरह सारा कुछ ओके है। चलिए, तो वर्क कैपेसिटी इज कॉल्ड, वर्क कैपेसिटी इज कॉल्ड एनर्जी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, विदाउट एनर्जी नो वर्क। थर्ड पोजीशन क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन आर इक्वल टू वर्क। मतलब इसका जो यूनिट और डायमेंशन जो बनता है वो किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा, वर्क और इसका इक्वल होगा बेटा किसके, एनर्जी। अब बेटा मैं आपको एक एनर्जी के बारे में बात करता हूं। एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और एक बेटा होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। साथियों, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मोशन करना है, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन कराना है, क्या कराना है, मोशन। मैं कोई ऑब्जेक्ट हूं और मुझे क्या कराना है, मोशन कराना है। तो मैं अपना मोशन कैसे करूंगा, तो मैं अपना मोशन करने के लिए सिंपल सी बात है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो बेटा कौन सी है, काइनेटिक। यह क्या कराती है, ऑब्जेक्ट मोशन कराती है। ऑब्जेक्ट को क्या कराती है बेटा, ऑब्जेक्ट को घुमा के लेके आती है कि आजा और चल, तुझे घुमा के लेके आता हूं, तेरी इच्छा करे वहां घूम के आना। यह ऑब्जेक्ट का मोशन कराने का कार्य करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन देने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, काइनेटिक एनर्जी करती है।
और पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? पोटेंशियल एनर्जी करती है ऑब्जेक्ट रेस्ट। ऑब्जेक्ट को किसमें रखने का प्रयास करती है? रेस्ट में रखने का प्रयास करती है कि अब ऑब्जेक्ट किसमें रहे? रेस्ट में रहे, मोशन केस में ना रहे। तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट केस में ले जाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट को मोशन केस में ले जाने का कार्य कौन करती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है विद्वान साथियों, काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv²। 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी होती है। और साथियों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, यह 3 चीजों पर डिपेंड करती है। mgh, m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी और h मतलब हाइट। मास, ग्रेविटी और हाइट पर डिपेंड करती है। और विद्वान साथियों अर्थ सरफेस पर, ये नोट डाल करके लिखना है आपको कि अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। अर्थ सरफेस ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। और अर्थ सरफेस पर g का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात आपको क्लियर कर दूं विद्वान साथियों, जहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी या कम रहेगी। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती है। एक भाई साहब कहते हैं कि राम प्यारी कहती है कि घुमा के लेके आ, एक कहती है कि नहीं घूमने नहीं जाना, यहीं पे बैठ, यहीं पे पिक्चर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट होती है। और कल की क्लास में साथियों यहां से इसका मामला सेट करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगे और आपने क्लास को पूरा देखा है तो आप लोग सेक्शन को जरूर लाइक करेंगे, यह मेरा विश्वास है। जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो सभी व्यूअर्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी साथी आपका एक कर्तव्य और ध्येय बनता है कि कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के चैनल को सभी विद्वान साथियों तक पहुंचाया जाए। एसएससी योद्धा बैच की शुरुआत रेगुलर रूप से चल रही है। गलतियां होना नो डाउट वाजिब है, गलतियों से इंसान को सीखता है, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा तो हम और जल्द दूसरे बैच, जैसे हरियाणा से रिलेटेड कोई बैच या हरियाणा से रिलेटेड कोई एग्जामिनर, तो इन सभी को हम जरूर क्लियर करने वाले हैं। और जल्दी हम आप लोगों के सामने एक नई टीम के साथ, बड़े सोच और समझ के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। तो हमारी टीम बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, आप लोगों को नो डाउट फ्यूचर अच्छा लेकर के जाएगी। तो आज हम यहीं पर अपनी क्लास को पूर्ण विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए जोश और नए ध्येय। जय हिंद, जय भारत। बंद कर